मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान की जो बुक है आपकी अंडरस्टैंडिंग गांधी गांधी एक समझ। तो यहाँ पर आपको जो है बहुत ही इजी पेपर आपको मिलने वाला है और आप आराम से इस वीडियो को देखिए और उसके बाद में आपका जो है कल का जो एग्जाम है आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी अभी इसके अंदर जिसमें मैंने आपके 2 लेसन कंप्लीट किए थे, स्वराज और सत्याग्रह के बारे में, ठीक है। स्वराज से क्या तात्पर्य है, सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है, ये दोनों चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ। अब हम लोग आगे के चैप्टर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, पर हाँ हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी से पहले हम लोग एक बार इसको और इस वाले लेसन को भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाली है वो वन शॉट वीडियो होने वाली है जिसके अंदर आपका जो है कल का पूरा एग्जाम आपको अच्छी तरीके से करने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर स्वराज। अब देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो है एक ये यहाँ पर हमने गूगल किया था सबसे पहले कि जो स्वराज वर्ड है इसका अर्थ आपको समझ में आ जाए, है ना। एक्चुअल में होता क्या है कि सबसे पहले हमें उसका मतलब समझ में आ जाए तो हम उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम उसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो दे रखा है, इसका मैं मतलब आपको यहाँ पर पहले क्लियर कर देता हूँ। स्वराज शब्द का अर्थ होता है आजादी, ठीक है। स्वराज का मतलब क्या है, स्वयं पे राज, यानी कि आपके ऊपर किसी और प्रकार का कोई भी मतलब व्यक्ति जो है या फिर कोई भी प्रक्रिया है जो आपके ऊपर कोई भी प्रभाव ना डाल सके, आप अपने आप में आजाद हो। ये शब्द जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय में बहुत चर्चित हुआ था, यानी कि व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947, उस समय इस शब्द का जो है बहुत ज्यादा बोलबाला था, स्वराज, है ना। और इस शब्द का प्रयोग जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने भारतीय जनता को आजादी के लिए प्रेरित करने के लिए किया था कि हमें क्या चाहिए, स्वराज चाहिए, ठीक है। और आज भी ये शब्द जो है भारतीय जनता के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब स्वराज को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब गांधी जी ने स्वराज के लिए जो है भावना जो रही है गांधी जी की वो भी सेम रही है, पर यहाँ पर थोड़ा सा वो हल्का सा अलग बताते हैं इस चीज को। तो स्वराज क्या है ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया, स्वराज का अर्थ होता है आजादी, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, हम जरा टॉपिक को लेकर हुए कि स्वराज आखिर है क्या और इसके अंदर क्या क्या बताया गया। देखो आधुनिक युग में, अगर हम बात करें यहाँ पर आधुनिक युग में भारतीय राजनीतिक चिंतन जितने भी हैं उसके अंदर शहरी और गरीबी ग्रामीण स्थिति पर चर्चा की बात याद दिलाती है कि किस प्रकार पाश्चात्य साम्राज्यवाद और उनके शोषण ने किस तरह बहुसंख्यक भारतीय गरीब जनता को गांवों से पूर्ण और निराश्रित और सुविधा रहित जीवन जीने के लिए मजबूर किया। तो कहने का मतलब यह है कि गांधी जी शुरू से ही जो है वो शहर की तरफ जो है बिल्कुल कम ध्यान देते हैं। वो चाहते हैं कि गांव जो है ना उसको डेवलप किया जाए, उस पर विकास किया जाए। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज के अंदर भी इसके बारे में चर्चा की हुई है। तो आपको अभी यहाँ पर क्या समझना है स्वराज के बारे में वो आपको यहाँ पर पता चली गया है। अब बात आती है नगर और ग्राम को लेकर जो है गांधी जी की क्या राय है, वो गांधी जी जो है क्या कहते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले चीजों को समझना है। गांधी द्वारा जो है बहुसंख्यक या बहुजन के उद्धार के लिए, ये जो बहुसंख्यक हैं या बहुजन है उनके उद्धार के लिए उनके ग्राम स्वराज की अवधारणा को उनके सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा के वृहद ढांचे में रखकर अध्ययन किया जा सकता है। अब गांधी जी जो है उनके द्वारा अगर हम बात करें कि जो स्वराज है इसका अध्ययन कैसे किया जा सकता है कि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुसंख्यक जो लोग हैं, उनका उद्धार किया जाए, ठीक है। किसी का उद्धार किया जाए, उनका सामाजिक उद्धार हो, आर्थिक उद्धार हो, राजनीतिक उद्धार हो, और इसी का अध्ययन क्या कहलाएगा, इसी का अध्ययन जो है स्वराज कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नगर और ग्राम के बारे में बोला है। उन्होंने आगे ये भी बोला है कि गांधी का मानना था, देखो यहाँ पर समझाएंगे, गांधी जी का मानना था कि शहर भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते। शहर जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि गांव करते हैं, ठीक है। वह तो इससे अलगाव रखते हैं क्योंकि शहर के जो लोग हैं वो भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और वे बनावटी मानते हैं इन सब चीजों को। वो कहते हैं कि वे इन्हें जो है बनावटी मानते हैं और औपनिवेशिक शक्तियों की तरह ही वो भी क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। किसका, ग्रामीण लोगों का। जैसे अगर औपनिवेशिक शासन आया था, औपनिवेशिक शासन में क्या था कि कोई विदेशी लोग थे, वो लोग आते थे और क्या करते थे, वो जो है इंडिया के लोगों पर शासन करते थे अपना, है ना। क्या करते थे, इंडिया के लोगों पर शासन करते थे। तो इसी तरीके से अब क्या हुआ, आजादी तो मिल गई, आजादी के बाद में हमारा जो पूरा भारत है वो क्या हुआ, शहर और गांव के अंदर बट गया। अब शहर अलग गांव अलग। तो जो गांव के जो लोग हैं ना उनके ऊपर शोषण कौन कर रहा है, वो जो शहरी लोग हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, देखो उनकी संपदा को लूटते हैं और हड़पते हैं। वह शहरों के विकास को एक बुराई मानते हैं। वो कहते हैं शहरों का विकास करने का मतलब है ये एक प्रकार की बुराई है, शहर अगर विकसित होगा तो सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। ये सब मानवता और विश्व, इंग्लैंड और भारत के लिए दुखद स्थिति है। और ब्रिटिशर ने शहरों के माध्यम से भारत को लूटा है, शहरों ने गाँवों का शोषण किया है और गाँव का जो रक्त है वह सीमेंट है, उसी सीमेंट के ऊपर जो है शहर का निर्माण हो रहा है। क्योंकि आज आप देखोगे कि आप कहीं पर भी रहते हो, आप वहाँ जैसे आप अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हो, दिल्ली के अंदर रहते हो आप, ठीक है,
तो दिल्ली में आपको पता चल जाएगा, अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं आपको भी कह सकता हूँ 99% कि आप लोगों का जो गाँव है ना, वो कहीं न कहीं यूपी में होगा, दिल्ली से नहीं हो आप, है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि आप रह तो दिल्ली में रहे हो, पर हो कहाँ के? आउट ऑफ दिल्ली के, यानी कि किसी गाँव से हो, है ना? हमारे पापा जी का गाँव कोई और था। तो हम लोगों ने क्या करा है कि हम अपने-अपने गाँव को छोड़कर जो कहाँ पे बस गए आकर, शहरों में बस गए हैं, ठीक है? आगे अगर हम चलते हैं तो शहरों ने इन ताकतों के लिए खून बहाने का कार्य किया है जो 200 वर्षों तक चलता रहा है। अब बताया गया है कि जो शहरों को सही करने के लिए किसने योगदान दिया? ग्रामीण लोगों ने योगदान दिया। अब गांधी जो है वो क्या बताते हैं कि संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के पुनर्निर्माण और पुनः संरचना के लिए एक वैकल्पिक प्रक्रिया की योजना प्रस्तुत करते हैं जिससे समग्र भारत की स्थिति में बदलाव आएगा। वो कहते हैं कि अगर भारत का बदलाव चाहते हो, भारत को जो है आप बदलता हुआ देखना चाहते हो, सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हो, तो ग्रामीण क्षेत्र के निर्माण की बात करिए, शहर की नहीं, ग्रामीण क्षेत्र की, ठीक है? अब ये पॉइंट छोड़ देते हैं हम लोग, आगे चलते हैं थोड़ा। ग्राम स्वराज की बात जो बोली गई है गांधी जी के द्वारा, वो क्या है? तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ ग्राम स्वराज क्या है। देखिए, ग्राम पंचायत व्यवस्था और ग्राम गणराज्य एक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का प्रतिमान प्रस्तुत करते हैं और औद्योगिकरण के संकट से बचाने का भी एक रास्ता दिखाते हैं। अगर ग्राम पंचायत है तो आज सब चीजें बची हुई है, वरना औद्योगिकरण क्या हो जाएगा, सब कुछ खत्म कर देगा। क्यों खत्म कर देगा? क्योंकि भाई आज होता क्या है कि जो जितने भी लोग ग्राम में जो रहते हैं, उन लोगों को जो है वो सुख सुविधाएं नहीं है, पर शहरी लोग क्या कर रहे हैं, औद्योगिकरण का इस्तेमाल करते करते चलते जा रहे हैं और क्या हो रहा है, अपनी इच्छाओं को बढ़ाते चले जा रहे हैं। गांधी जी ने आगे एक चीज ये भी बोली है कि आज जो मनुष्य बहुत ज्यादा दुख दुख में है, आज वो बहुत ज्यादा परेशान है, तो वो किस वजह से? वो औद्योगिकरण की वजह से परेशान है, क्योंकि उसको आज नियमित जितने उसके निम्न संसाधन उसके पास होने चाहिए उससे अत्यधिक ज्यादा है। तो अब उससे ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो अब बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको बस ये समझना है, नॉर्मल सा थोड़ा सा पॉइंट। ग्राम आपको बस सबसे पहली चीज यही समझनी थी कि जो स्वराज है वो क्या है। तो आपको स्वराज समझ में आ गया, तो आपको और कुछ ज्यादा समझने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है? अब यहाँ पर आपको ये पॉइंट है, ये आपको समझना जरूरी है कि गांधी जी ने बहुत स्पष्ट करते हुए बोला है कि स्वराज व्यक्ति की स्वायत्ता में निहित स्वय शासन और स्वय अंकुश है। स्वराज स्वदेशी अथवा स्वशासन में घनिष्ठ संबंध बनाते हैं। उनका मानना था स्वराज मेरे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए न्यूनतम है। वो कहते हैं कि जो स्वराज है ना, वो भारत में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। भारत में जब तक स्वराज नहीं होगा, भारत का व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? मैं भारत की केवल ब्रिटिश शासन से ही मुक्ति नहीं चाहता। वो ये कहते हैं कि हम सिर्फ इतना नहीं चाहते दैट वी वांट ओनली फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशियर्स, के बस उनसे आज़ादी मिल जाए, नहीं। मैं भारत को प्रत्येक शासन से मुक्ति की कामना करता हूँ। मैं इसे एक राजा से दूसरे राजा का बदलाव नहीं मानता। ऐसा ये नहीं है कि भाई कि आप जो वंशवाद देखो कि एक पहले एक पिताजी शासन करते थे, फिर उनका बेटा शासन करता था, ठीक है? वो बोलते हैं कि मैं भारत की आज़ादी तब तक नहीं मानता जब तक एक ही व्यक्ति, चाहे वह कितने ही उच्च स्थान पर पदासीन हो, लाखों लोगों के जीवन को, यानी कि जो लाखों लोगों का जीवन है, उनकी संपत्ति और सम्मान को अपने नियंत्रण में लिए हो। जब तक कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति, किसी का सम्मान, ये सब अपने कंट्रोल में लेकर बैठा हुआ है, जब तक भारत जो है आज़ाद नहीं है, भारत के व्यक्तियों को स्वराज नहीं है, ठीक है? अब वो औद्योगिकरण की आलोचना करते हैं। औद्योगिकरण की आलोचना करते हुए उन्होंने क्या बोला? अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में बोला है कि आज वर्तमान सभ्यताओं में मानव के दुखों का जो प्रमुख कारण है, पाप, तकनीक और औद्योगिक विकास है। आज जितने भी पाप किए जा रहे हो, आप तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हो, औद्योगिकरण का विकास कर रहे हो, इसी वजह से जो है आज मनुष्य जो है बहुत ज़्यादा दुखी है। तो ये आपकी मेन पॉइंट लाइन रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी कि अगर आपका कोई भी पॉइंट आता है तो आपको ये ज़रूर मेंशन करना है कि गांधी जी ने जो हिंद स्वराज पुस्तक के अंदर ये चीज़ लिखी है, ठीक है? आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा आगे चल लेते हैं और स्वराज के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए ना? अब देखो ये एक पॉइंट और है आपका कि गांधी जी ये भी बोलते हैं कि सामाजिक संघर्ष और वर्ग हित विभेद को मानते हैं। वो बोलते हैं आज जो है ना 3 क्षेत्रों में संघर्ष चल रहा है। वो 3 क्षेत्र कौन-कौन से हैं, ये आपको याद रखने हैं, पॉइंट आपको ज़रूर मेंशन करना है अपने एग्जाम में, ठीक है? ऐसे ही लिखना कि गांधी जी सामाजिक संघर्ष को जो है वो 3 क्षेत्रों में बाँटते हैं। कौन-कौन से? उद्योगों में मजदूर और पूंजी के बीच में संघर्ष हो रहा है। खेती-बाड़ी के अंदर किसान और जमींदार के बीच में संघर्ष हो रहा है और शहर और गाँव का संघर्ष हो रहा है, ठीक है? तो ये आपको ज़रूर लिखना है। तो ये जो मैं आपको पॉइंट-पॉइंट बता रहा हूँ, इतने-इतने ही आपको पॉइंट याद रखने हैं और आराम से अपना-अपना एग्ज़ाम में इसे लिखना है। अब मशीनरीकरण का जो आलोचना की है इन्होंने, वो इसका बिल्कुल डायरेक्ट विरोध करते हैं। वो कहते हैं मैं इसका विरोध, सबसे पहले तो वो ये भी बोलते हैं कि भाई मैं इसका विरोध क्यों करूँ? क्योंकि मनुष्य भी एक मशीन है, वो जो चरखा चलाते हैं वो भी एक मशीन है। पर वो एक चीज़ बोलते हैं इसके अंदर कि जो पागलपन है ना मशीनों के प्रति, वो उसका विरोध करते हैं। देखो यहाँ पर हम पढ़ते हैं,
मैं ये विरोध कैसे कर सकता हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि हमारा शरीर भी एक नाजुक मशीन है, चरखा भी एक मशीन है, एक छोटी दाँतों की तिल्ली भी एक मशीन है। मैं मशीन को नहीं बल्कि मशीन के लिए पागलपन के विरुद्ध हूँ। ये पागलपन जो मज़दूरी बचाने के लिए हो रहा है। व्यक्ति उस हद तक मज़दूरी बचाना चाहता है जहाँ तक हज़ारों काम रहित मज़दूर होंगे और वे गलियों में भूखे मार मार मरेंगे। होगा क्या कि अगर आप लोग जो है सिर्फ़ मशीनों का ही जो है प्रयोग करने लगेंगे, मशीनों का इस्तेमाल करने लगेंगे, तो जो मज़दूर हैं, उनका क्या होगा? उन्हें तो भाई कहीं से भी वेतन नहीं मिलेगा, है ना? वो ये भी बताते हैं कि मैं धन का संचय कुछ हाथों की बजाय सभी के लिए चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि भई सिर्फ़ कुछ पर्टिकुलर लोगों के हाथों में जो है लाखों करोड़ों रुपए हों और बस वही देश को चलाते रहें, नहीं। वो चाहते हैं सबके हाथ में हो। आज मशीनरी केवल कुछ ही लोगों को लाखों की पीठ पर सवार करती है और करोड़पति बना देती है। ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये सब दान के लिए मज़दूरी नहीं बचाई जा रही है, बल्कि ये सब लालच के लिए बचाई जा रही है। तो वो कहते हैं कि सबका सम्मान करो और जितने भी जो ग्रामीण लोग हैं, उनको सपोर्ट करो। तो मशीनरीकरण का वो बिल्कुल यहाँ पर उसकी आलोचना करते हैं। गांधी उन मशीनों का समर्थन करते हैं जो मानव की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करें। कि सिर्फ मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे वो मशीनें अच्छी हैं, पर जो रोज़गार छीने वो मशीनें बिल्कुल बेकार हैं। ठीक है? तो यहाँ तक आपको स्वराज के बारे में तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं सत्याग्रह की तरफ। अब इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन-सा आता है? सत्याग्रह क्या है और सत्याग्रह के जो सिद्धांत हैं और आई एम सॉरी। उसके बाद में जो इसके आयाम, ये सब चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आयाम क्या है और ये सब। तो चलिए देखते हैं। सत्याग्रह जो आपका दूसरा लेसन है, महात्मा गांधी जो है सत्याग्रह से क्या समझते हैं? सत्याग्रह होता क्या है? तो सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना नहीं, हम थोड़ा आगे चल के पढ़ते हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रह के बारे में क्या बोला है और सत्याग्रह होता क्या है। तो देखो, मैं आपको पहले साधारण शब्दों में बताऊँ उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक लाइन पढ़वाने की कोशिश करता हूँ, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर जो है गूगल से लेकर पहले जो है मैंने यहाँ पर पेस्ट कर रखी है, जिससे कि आपको साधारण शब्दों में चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है? क्योंकि बुकिश लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगी, पर हाँ, उससे ज़्यादा आसान ये है कि आपको पहले एक जो है थोड़ा-सा समझने के लिए पॉइंट मिल जाए, जिससे कि आप आराम से उसको समझ सकें। तो देखिए, सत्याग्रह का मतलब क्या है? ये एक हिंदी शब्द है, जिसका अर्थ होता है सत्य की शक्ति पर हुआ आग्रह, यानी कि सत्य के लिए गुहार लगाना, आग्रह करना। तो सत्याग्रह का विचार जो है सत्य को ही अपनी शक्ति बनाकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना होता है। अब सत्याग्रह का विचार क्या होता है? ये मतलब ये है कि भाई अगर आप कहीं पर भी कोई अपनी आवाज उठाना चाहते हो, किसी भी अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहते हो, तो आपको सत्याग्रह करना है, सत्य के लिए आग्रह करना है। इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की फिजिकली पावर की जरूरत नहीं है, यानी कि शारीरिक बल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि महात्मा गांधी जी बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर उन्होंने जो है सरकार के द्वारा जो है काले लोगों के साथ में जो भी जितना व्यवहार किया जा रहा था, बुरा व्यवहार किया जा रहा था, उन्होंने इस आंदोलन के ज़रिए ही अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने का लक्ष्य भी प्राप्त किया था। तो उसके अंदर भी क्या था, यही एक मेन कॉन्सेप्ट था कि सत्याग्रह की वजह से ही गांधी जी ने क्या करा कि विदेश के अंदर भी जो है परचम लहराए थे। यहाँ तक समझ में आ गया? अब चलते हैं थोड़ा-सा आगे। तो यहाँ पर हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होने वाला है, वो हम यहाँ से पहले पढ़ लेते हैं इसमें, कि गांधी जी के प्रेरणा स्रोत क्या-क्या हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति और विचारक समकालीन परिस्थितियों में से अवश्य प्रभावित होता है, कि जो समकालीन परिस्थितियां उससे कहीं ना कहीं तो व्यक्ति जो है उससे प्रभावित हो गई ना। तो गांधी जी भी इसके अपवाद नहीं थे। गांधी जी के विचार भी भारतीय सभ्यता के प्राचीन स्रोत और अन्य विद्वानों के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। वो भी भाई इन सब चीजों से बहुत प्रभावित हुए। अब जो धर्म और व्यक्तियों को जो स्पष्ट प्रभाव उनकी रचनाओं में देखा जा सकता है, वो कार्यक्रम, राजनीति कार्यक्रम कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले पारिवारिक प्रभाव। तो कहीं पर भी देख लो आप, किसी भी जगह पर देख लो, तो व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले जो है पारिवारिक प्रभाव आता है। गांधी जी की विचारधारा पर उनके माता-पिता की धार्मिक प्रवृत्तियों का अत्यधिक प्रभाव था। जैसे उनके माता-पिता जी, उसी प्रकार से उनका भी व्यवहार था। गांधी जी का परिवार उदारवादी विचारों में विश्वास रखता था। उनके पिता सत्य का पालन करने वाले, उदारता का दृष्टिकोण रखने वाले थे, वीर पुरुष थे, तो सेम गांधी जी के अंदर भी वही थी सारी चीजें। माँ धार्मिक प्रवृत्ति वाली स्त्री थी, तो ऐसे में माता-पिता के मार्गदर्शन और पालन पोषण से गांधी जी का जो व्यक्तित्व था ना, बिल्कुल अलग अलग सा था। पारिवारिक प्रभाव को स्वयं स्वीकारते हुए गांधी जी ने भी कहा है कि मैं सदैव अपने माता पिता के बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करता हूँ। तो पारिवारिक प्रभाव सबसे पहले होता है, ठीक है? तो बिल्कुल ईजिली समझ में आ रहा होगा आपको। दूसरा आपका धार्मिक प्रभाव। अब देखो, धर्म भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। गांधी जी एक अत्यंत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। अब उन्होंने अपनी बार बार की जो रचनाएं हैं उसमें धार्मिक विचारों को भी उन्होंने जोड़ा है। उन्होंने राजनीति का जो आध्यात्मिकरण किया है, उसका कारण उस धर्म का प्रभाव होना है, इसके लिए चिंतन पर हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। यानी कि गांधी जी ने सभी धर्मों को जो है वरीयता दी गई है और सारे धर्मों के बारे में अच्छे से स्टडी की और धार्मिक प्रभाव पड़ा उनके ऊपर, ठीक है? सभी धर्मों में क्या बोला गया है मनुष्य के लिए, ये सब चीजें।
अब विभिन्न चिंतकों के क्या अलग-अलग प्रभाव हैं, तो इनको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ जो यहाँ पे जो पढ़ना था वो आपको बता दिया गया। अब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन बन जाए आपका, तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये याद रखने हैं कि जो सत्याग्रह के लिए नैतिक आधार थे ना, वो कौन-कौन से थे? गांधी जी के सत्याग्रह के लिए नैतिक आधार कौन-कौन से थे? तो सत्याग्रह आपने समझ लिया, अब उसके नैतिक आधार समझते हैं। तो उसके नैतिक आधार को समझते हैं, सबसे पहला कौन-सा है? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा का मतलब क्या है जी? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ये गांधी जी लिखते हैं, सत्य शब्द सत्य से बना हुआ है और सत्य का मतलब होता है होना। अब सत्य है होनापन, यानी कि सत्य के सिवा कोई दूसरी चीज है ही नहीं। वो बोलते हैं कि परमेश्वर का सच्चा नाम ही सत्य है और अर्थात सत्य है। इसलिए परमेश्वर सत्य है ये कहने के बजाय सत्य ही परमेश्वर है ये कहना अधिक उपयुक्त है। वहीं अहिंसा बिना सत्य की खोज के असंभव है। अब अहिंसा भी अगर हम बात करें तो बिना सत्य के, अगर आप अहिंसा करना चाहते हैं तो भाई बिना सत्य के आप अहिंसा नहीं कर सकते। अहिंसा और सत्य दोनों एक सिक्के के पहलू है। अब देखो, हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा, अहिंसा मतलब बिल्कुल शांति। अगर आप शांति करेंगे तो आप सत्य की खोज में निकलेंगे, ठीक है? तो ये सब चीजें इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहला पॉइंट बस आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो समझने हैं। अब दूसरा पॉइंट है इसके अंदर साध्य और साधन, यानी कि एंड्स और मीन। अब क्या आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? देखो, गांधी जी का कहना था साध्य और साधन दोनों ही पवित्र होने चाहिए। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गलत साधन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सत्य का मार्ग ही मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है और अनैतिक साधन लक्ष्य को दूषित करते हैं। अगर आप बहुत अनैतिक साधन यूज करेंगे, जैसे कि वो बोलते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो अन्न कहाँ से खाए, है ना? तो जब आपने बबूल का पेड़ बोया है तो कांटे ही तो आएंगे, उसमें आम थोड़ी ना आएगा। तो जैसा बीज होता है वैसा ही पेड़ उगता है। तो सेम साध्य और साधन है कि जैसे साध्य आप जैसे साधन का आप इस्तेमाल करोगे वही साध्य आपके सामने आएगा। उनका कहना है कि साधनों को बीज और साध्यों को वृक्ष की संज्ञा दी जा सकती है और जिस तरह का संबंध बीज और पेड़ में रहता है वैसे ही साध्य और साधन में भी होना चाहिए, है ना? उनका कहना ये भी है कि भाई व्यक्ति जो है अपना लोभ, भय और अहंकार को जो है बिल्कुल त्याग दे। इस मनुष्य के जो है सबसे बड़े शत्रु हैं। तो आगे देखते हैं उसके अंदर तीसरा पॉइंट यहाँ पे गांधी जी ने बताया है। तीसरा पॉइंट जो है वो आपका ईश्वर में विश्वास। गांधी जी ईश्वरीय शक्ति में पूरा विश्वास रखते हैं। उनका मानना था कि ईश्वर के प्रति मेरा विश्वास मुझे सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, कि अगर भगवान पर आप विश्वास करोगे तो आपको हमेशा जो है सद्मार्ग पर चलने की जो है बुद्धि भगवान देते रहेंगे। ईश्वर के प्रति आस्था उनकी बहुत अच्छी थी, ठीक है? उन्होंने कहा कि सत्य ईश्वर है, मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्यार है। तो वो इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करते थे, ठीक है? तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं नॉर्मल, जिससे कि आप आराम से आंसर लिख सकें। फिर आता है आपका फेथ इन ह्यूमन नेचर, कि मानव प्रकृति के अंदर भी विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य को प्रेम से जीता जा सकता है। तो गांधी जी का मानना ये था कि मनुष्य को जो है प्रेम से जीत सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले इसमें बताया था कि एक मूवी थी मुन्ना भाई एमबीबीएस कुछ करके थी, जिसके अंदर लगे रहो मुन्ना भाई, जिसमें संजय दत्त को जो है गांधी जी दिखाई देते हैं, वो उनकी बातों को मानते हैं और उसके बाद में वो बताते हैं कि भाई प्रेम से जीत लो किसी को भी। कैसे? कि भाई एक व्यक्ति आता है, वो उठ के एक बंदे के दरवाजे के फर्स्ट फ्लोर पे क्या करता है, स्पिट करता है, गुटखा खाकर, च्युइंग कर कर, है ना? तो गांधी जी उसे क्या बोलते हैं कि उसे कुछ मत बोलो, बस डेली आप स्माइल करो और उसे खुद साफ कर दो। अब ये तो भाई आजकल के टाइम पर तो ऐसे कोई सुनेगा नहीं ना कि भाई किसी के लिए बिल्कुल सुन लो, पर फिर भी वो करता है और उसके बाद में फाइनली क्या होता है, एक दिन वो उसको वहां पे स्पिट करना रोक देता है। क्यों? क्योंकि प्रेम से जीता उसको, है ना? वो चाहता तो लड़ाई झगड़ा करता उससे कुछ भी, पर उसने क्या करा, उसको प्रेम से जीता। उसके बाद में फिर आता है विश्व शांति का समर्थक। अब गांधी जी एडवोकेट करते हैं किस चीज को? वो करते हैं वर्ल्ड पीस को। गांधी जी मानव को ही ईश्वर का रूप मानते हैं। वो कहते हैं हर मनुष्य में ईश्वर है। ये आपको भगवत गीता के अंदर भी पढ़ा होगा, हर मनुष्य में क्या है, ईश्वर का निवास होता है। उनकी इच्छा थी कि समस्त विश्व में एक भाईचारे की भावना विकसित हो। तो विश्व शांति की बात यहाँ पर बात कर रखी है, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीजें आपके यहाँ पर आपने पढ़ ली। अब मेरे हिसाब से आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, यानी कि जो आपके लिए और मेन चीज हो सकती है वो कौन कौन सी है, सत्याग्रह के लिए कौन कौन से आयाम है। ये रहे आयाम, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस वाले लेसन में से। तो ये आयाम कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखो, ये पॉइंट आप लिख लो अपनी नोटबुक में, ये पॉइंट लिख लो, इन पॉइंट को समझ लो। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गए तो आप इसके अंदर कुछ तो लिख ही सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहला है अहिंसात्मक असहयोग। गांधी जी ने विरोधी पर विजय प्राप्त करने का एक अन्य तरीका बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी जो विरोधी है, अगर आप उस पर विक्ट्री चाहते हो, आप उस पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या करो? असहयोग, सिर्फ उसका सहयोग करना बंद कर दो। गांधी जी कहते हैं कि ये पीड़ित प्रेम की अभिव्यक्ति है। वह हिंसात्मक सहयोग, असहयोग सत्याग्रह को विरोधी विरोधी का सत्य और न्याय के लिए सहयोग प्राप्त करने का माध्यम मानते हैं।
असहयोग की बुनियादी धारणा है कि अन्यायी शोषित का सहयोग मिलने पर ही अपने शोषण कार्य में सफल हो सकता है। यदि शोषित अन्यायी को सहयोग देना बंद कर दे, तो उसके साथ असहयोग पर उतर आए और जो शोषक के कदम लड़खड़ा जाएंगे। और गांधी जी के अनुसार मुट्ठी अंग्रेज भारत पर अपना कब्जा इसलिए कायम कर सके क्योंकि इन्हें भारतीयों का सहयोग प्राप्त था। भारतीय उन्हें सहयोग कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं पे भी जीतना चाहते हो, आप विरोधी को हराना चाहते हो, तो आप उसका सहयोग करना छोड़ दो। किसी भी चीज में सहयोग मत करो उसका। ठीक है, पहला पॉइंट। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा। गांधी जी जो हैं, सामान्य परिस्थिति में नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वे सरकार के आदेशों का पालन करें, पर अगर लगे कि जनता की भावनाओं की उपेक्षा की जा रही है, जनता को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो आप क्या करें? तो आप सविनय अवज्ञा सत्याग्रह करें। यानी कि आप सरकार की सभी आज्ञाओं को अवहेलित कीजिए, यानी कि अवहेलना कीजिए, उसको मत मानिए। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका आत्मपीड़न द्वारा विरोधी को जीतना। गांधी जी सत्याग्रह को आत्मपीड़न का नियम बताते हैं, सत्य को प्राप्त करने का एक माध्यम है। उन्होंने क्या बोला कि भूल को स्वीकार करते हुए आगे उसे नहीं दोहराना, उसका प्रयास करें। गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह करने वाले को अपने ऊपर बड़ा संयम रखना चाहिए। विरोधी की किस बात को उत्तेजित नहीं होना चाहिए, चाहे वो गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको बस नॉर्मल अपने आप को शांत रखना है। फिर आता है आपका उनका एक और कॉन्सेप्ट है अनशन का। सत्याग्रह का एक अन्य प्रकार भी अनशन है। देखो गांधी जी इसे बहुत अधिक जो है उग्र अस्त्र मानते हैं कि अगर आप अनशन पे बैठ गए ना, तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला जो है बिल्कुल घुटने टेक देगा। अगर अनशन से कुछ नहीं चल रहा तो भाई हड़ताल है एक। हड़ताल में क्या होगा, आप थोड़े बहुत जो है हल्के से गर्म भी हो जाओगे, गर्म मिजाज में चीज़ें बोलोगे भी, है ना। पर हड़ताल भी जो है एक ऐसा पॉइंट है जिसको करने से क्या हो सकता है, सत्य की जीत हो सकती है। फिर आता है समझौता, कि आप जो है सामने वाले से बैठकर जो है धरना देकर और बैठकर आपस में बातचीत करके समझौता करें। उपवास रखना, इससे दो प्रकार के काम हो सकते हैं। गांधी जी ने बोला पहला आत्मशुद्धि होती है, और दूसरा शोषक के ऊपर नैतिक दबाव डलता है कि भाई इसने खाना छोड़ दिया, उपवास पे बैठा है ना। तो ये सारी चीजें, बहिष्कार वही त्याग करना किसी भी चीज का, है ना। तो यहाँ पर आपको, और हिजरत मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। तो आई होप आपको ये वाले लेसन में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, ये सारी चीजें आपकी खत्म हो गई है। अब हम चलते हैं ट्रस्टीशिप। अब देखो ट्रस्टीशिप जो है वो क्या होता है, ट्रस्टी सुना है ना आपने। जैसे हम बोलते हैं भाई कि किसी कार्य को करने के लिए कौन पैसा दे रहा है, तो एक व्यक्ति है यहाँ पर, वो कौन है, ट्रस्टी है, जो अपना पैसा इस कार्य को करने के लिए दे रहा है। तो सिर्फ यहीं पर इस ट्रस्टीशिप के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो गांधी जी ने यहाँ पर बोला है, जो बात बोली है, कहीं ना कहीं ये देखो ठीक भी है, पर इस चीज को आजकल तो कोई मानेगा नहीं। धन को त्याग कर उसका भोग करो। धन को त्याग कर उसका भोग करो, मतलब जो धन आपके पास है, आपके पास जो बेसिक नीड्स हैं, आप वो पूरी कीजिए, और बाकी का धन जो है आप समाज में दे दीजिए। अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करें, धन का उत्पादन करें, जो आपको चाहिए वह कम से कम लें, और बाकी को समुदाय के कल्याण के लिए छोड़ दें। ये गांधी जी बोलते हैं। ठीक है। और आजकल तुम्हें पता है ऐसा कोई नहीं करेगा। आज सब लोग क्या सोचते हैं कि जितना धन हो सके वो मुझे मिल जाए, है ना। दूसरे के लिए तो सोचते ही नहीं बिल्कुल। तो गांधी जी ने जो ट्रस्टीशिप है उसका मतलब क्या बताया है। अब यहाँ पर हम बताते हैं, देखो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला है व्यक्तिगत पर जोर दिया। उन्होंने कहा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रगति के लिए व्यक्ति को शुरुआती बिंदु के रूप में लिया गया है। उन्होंने उनके अनुसार समाज की प्रगति प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर है, इसलिए उन्होंने व्यक्ति को वरीयता दी है। अब वो यहाँ पर एक बात बोलते हैं आगे। गांधी ने इस विचार का समर्थन किया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास निजी संपत्ति होनी चाहिए। वे सत्य और अहिंसा पद्धति द्वारा प्राप्त होती है, जब तक व्यक्ति के पास संपत्ति उसकी तत्कालीन जरूरतों से परे नहीं हो सकती। इसके अलावा गांधी जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति के मालिक के बजाय संपत्ति के ट्रस्टी के रूप में अपनी संपत्ति पर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा संपत्ति का उपयोग समुदाय और समाज के लाभ के लिए किया जाना चाहिए। तो संपत्ति का उपयोग है वो किसके लिए किया जाना चाहिए, समाज और समुदाय के लिए। ठीक है, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो सिर्फ उतना करो जितना कि अभी आपको आवश्यकता है, बाकी आप समाज और समुदाय के लिए छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर गांधी जी इस चीज के बारे में ऐसा बोलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें कि भाई जो ट्रस्टीशिप है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है। तो गांधी जी के विचार धर्म की अवधारणा पर केंद्रित हैं। उन्होंने समाज के प्रति कर्तव्य निभाने का प्रयास भी किया। उनके अनुसार जो है सब कुछ भगवान से आता है। तो वो भाई भक्ति में थे, बहुत ज्यादा भगवान को मानते। तो वो कहते हैं भगवान का है ना सब कुछ, तो सब कुछ भगवान का है। इसके अलावा एक व्यक्ति के रूप में जब सभी लोगों के पास में, व्यक्तियों के पास में अपने स्वयं के अनुपात से अधिक होता है जितना उन्हें चाहिए, तो वह वस्तु ईश्वर की होती है। अब उन्होंने एक चीज और बोली कि भाई जितना आपके पास है ना, कि आप जो है हर तरह से अपने करोड़ों कमाओ, लेकिन यह समझ लें कि आपका धन आपका नहीं है, ये लोगों का है। अपनी वह जरूरतों को पूरा करें, और जो कुछ भी आपको चाहिए वह ले, और जितना भी बचा हुआ उसका प्रयोग समाज के लिए करें। इसी को ट्रस्टी बोला गया है ना। तो यहाँ पर अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना ये क्या है।
अब आगे चलते हैं हम जरा। तो गांधी जी इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यही चीज़ आपकी जो है पेपर में पूछी जाएगी। अब आप क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आ गया ट्रस्टीशिप से आप क्या समझते हो, उसकी विशेषता बताइए। तो ट्रस्टीशिप आपने पढ़ ली, अब इसकी विशेषताओं को हम समझते हैं। तो देखो, विशेषताएं जो है इसकी इस प्रकार है। सबसे पहला, संपत्ति के निजी स्वामित्व को मान्यता नहीं है, कि जो भी संपत्ति का निजी स्वामित्व है उसको जो है यहाँ पर परमिशन नहीं है। गांधी ने संपत्ति के निजी स्वामित्व के अधिकार को तब तक कोई मान्यता नहीं दी जब तक कि समाज दोबारा इसके कल्याण के लिए अनुमति नहीं दी जाती। गांधी ने निजी संपत्ति को समाज में अमीर वर्ग और गरीब वर्ग के बीच में विभाजित करने के साधन के रूप में देखा है। वो कहते हैं कि जो संपत्ति है ना निजी, वो समाज में अमीर वर्ग जो है वो क्या करे, गरीब वर्ग के बीच में बांट दे। ठीक है। उन्होंने ये भी देखा है कि यह निजी संपत्ति है जो मानव मन और उसकी उनकी आत्मा को भ्रष्ट करती है। अगर जितना ज्यादा पैसा आपके पास होगा उतनी ज्यादा आपकी आत्मा जो होगी भ्रष्ट हो जाएगी। तो गांधी जी ऐसा मानते हैं, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा देख लेते हैं, न्यूनतम मजदूरी तय करना। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में गांधी ने बोला कि भाई न्यूनतम मजदूरी तय करने के मॉडल का प्रस्ताव रखा, क्योंकि अधिकतम आय के लिए एक सीमा तय की जानी चाहिए और जो समाज में किसी भी व्यक्ति को दी जानी चाहिए। ऐसी न्यूनतम और अधिकतम आय के बीच का अंतर समय समय पर जिम्मेवार और न्याय संगत होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए, ताकि इस असमानता की प्रवृत्ति खुद मिट सके। कि भाई जब एक व्यक्ति कुछ कमाना स्टार्ट करे तो उसकी एक अपने एक न्यूनतम एक स्तर हो उसका, और वो किस उस उच्च स्तर तक जा सकता है, तो उस उच्च स्तर तक वो जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा, उसको वहीं पर रोक दिया जाए। मतलब वो जितने का हकदार है उसको उतना मिले, उससे बाकी का जो है वो समाज और समुदाय के लिए ध्यान में दे दे। ठीक है। फिर आता है आपका सामाजिक और कानूनी दबाव। गांधी जी ने बोला कि पूंजीपति सूचकांक सूची और एक अमीर वर्ग द्वारा ट्रस्टीशिप के स्वैच्छिक धारणा की अवधारणा की सीमाओं को महसूस किया गया है। तो यहाँ पर वो वाला पॉइंट बोलते हैं और उसके बाद में ट्रस्टी की गुणवत्ता की बात करते हैं। एक ट्रस्टी वह होता है जो स्वयं के पास जो कुछ भी है या प्राप्त करता है उसे सुरक्षित रखने और अच्छे उपयोग के लिए जिम्मेदारी लेता है। गांधी जी ने उल्लेख किया ट्रस्टी को स्वशासन का व्यक्तित्व होना चाहिए, नैतिक रूप से संवेदनशील होना चाहिए, हमेशा दूसरे की अधूरी जरूरतों को जानता हो और आत्म निर्भरता की बात करता हो, है ना। बलिदान बलिदान बनने की कोशिश करता हो, है ना, बलिदानी बनने की कोशिश करता हो। तो ये हमारी गुणवत्ता है किसकी, ट्रस्टी की। फिर आपका एक और इसमें पॉइंट है पूंजीपति एवं धनी वर्ग को परिवर्तित करना। ट्रस्टीशिप की मदद से गांधी ने पूंजीपति और विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग को खुद को सुधारने का मौका देने की कोशिश की है। उन्होंने जो है खुद को सुधारने का कोशिश करने की जो है उन्होंने मौका दिया है उसके अंदर। आगे अगर देखते हैं हम लोग इसमें, तो उसके बाद में हमारे दो तीन टॉपिक और हैं ये। ठीक है। पहला कौन सा आपका, ये रहा, संगठन में नियंत्रण और संतुलन होना चाहिए, और ट्रस्टीशिपी की जिम्मेदारियां और परोपकार का पहलू। उसके बाद में आपको यहाँ से और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो ये ट्रस्टीशिपी वाला जो आपका लेसन है ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम चलते हैं इसके अगले वाले उस पर। अब जो इसका अगला लेसन है वो कौन सा है, वो है आपका स्वदेशी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। तो देखिए, स्वदेशी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की अगर हम बात करें तो इसको भी बड़े अच्छे नाम से देख लेते हैं कि स्वदेशी की जो भावना है ना, वो रेखांकित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गीता का संदर्भ देते हुए इसे स्वधर्म बोला है। गांधी जी ने स्वदेशी के बारे में कहाँ से चीज ली है, गीता से। ठीक है। और वो ये बताते हैं कि इसी स्वधर्म और स्वदेशी को स्वधर्म और स्वदेशी की भावना ने ही राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय जनमानस को राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन के लिए प्रेरित भी किया है। कि आज अगर हमारा भारत आजाद है तो ये किस वजह से, स्वदेशी की वजह से। ठीक है। आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो बंगाल विभाजन और स्वदेशी की शुरुआत, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है लास्ट टाइम पे भी, बंगाल विभाजन के क्या कारण थे, है ना। तो यहाँ पर आपको जरूर से ये सारी चीजें अच्छे से रीड करनी है। जब 20वीं सदी का जो पहला दशक था ना, वो बहुत ज्यादा भारत में कई मायने में जो है औपनिवेशिक इतिहास में महत्वपूर्ण रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अब इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1905 में हुई थी, जब बंगाल का विभाजन हुआ, जो अपने आप में एक चौंकाने वाली घटना थी। अब बंगाल का जो विभाजन हुआ था, तो इसको लेकर कुछ ना कुछ बातें थी। हम उन प्रमुख जो है जितने भी हम उन प्रमुख ऐतिहासिक कारकों की ओर देखेंगे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन और देश के तत्काल राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। तो हमें पता चलेगा कि बिना किसी मांग के होने वाला बंगाल का विभाजन था, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है। अब इसके अंदर ना एक चीज आपको देखनी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में आया और औपनिवेशिक शासकों द्वारा बंगाल प्रांत के विभाजन और विभाजन के निर्णय के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। अब उसके अंदर कुछ चीजें यहाँ पर बताई गई है कि बंगाल विभाजन और स्वदेशी को समझने का कोई भी प्रयास करने से पहले दो चीजें जाननी है हमें। पहली कौन सी,
कि जो भौगोलिक क्षेत्र की सीमा को देखते हुए विभाजन के निर्णय का बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों के लिए निहितार्थ होना तय था कि भाई विभाजन होगा तो स्थानीय लोगों को जो है बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और निश्चित रूप से भारतीय लोगों और सत्तारूढ़ ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सामाजिक असामाजिक प्रभाव डालता था। आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक सुविधा को बढ़ावा देने के नाम पर बंगाल का विभाजन आगे रखा गया। लेकिन निर्णय के गहन विश्लेषण से ये पता चला, जब निर्णय ले लिया गया और उसको एनालाइज किया गया तो पता चला कि इसके विरुद्ध रूप से औपनिवेशिक प्रतिष्ठान द्वारा एक जानबूझकर किया गया नीतिगत निर्णय था, जिसे हिंदू और मुसलमानों के बीच में भेदभाव पैदा करने और सांप्रदायिकता को भड़काने के लिए अच्छी तरीके से नियोजित किया गया था। जैसे फूट डालो शासन करो की नीति, है ना? ये पॉइंट्स। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो स्वदेशी की सांस्कृतिक जड़ें कौन सी हैं? ठीक है, अभी इसको मैं अभी स्किप कर देता हूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। तिलक और स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, ये भी आपके लिए जो है कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी हम स्किप करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वदेशी, तो स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत बंगाल में हुई, लेकिन बाद में आंदोलन के प्रसार को पूरे देश का समर्थन मिल गया। धीरे धीरे जो है वो और आगे तक पहुंच गया। भारतीय राष्ट्रवाद का जो है नरम संस्करण एक लोकप्रिय प्रथा नहीं थी। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के प्रति अपनी अच्छी भावनाएं, है ना, देश के प्रति। गांधी जी के लिए स्वदेशी का विचार पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ से लिया गया था। मद्रास में 14 फरवरी 1916 के मिशनरी सम्मेलन में उन्होंने यह स्वीकार भी किया था कि स्वदेशी का अर्थ अपने आसपास के वातावरण से जुड़ाव और दूर की घटनाओं से दूरी का भाव है। इसी को क्या बोला गया गांधी जी ने? इसी को स्वदेशी बोला है उन्होंने। आगे देखते हैं तो इसमें कौन कौन सी प्रमुख गतिविधियां, स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियां कौन सी है? स्वदेशी की भावना का प्रसार हुआ, स्वदेशी संसाधनों का उपयोग हुआ, विदेशी वस्तु और उत्पादनों पर जो है कम निर्भरता हो गई, बहिष्कार करने लगे लोग, राष्ट्रीय शिक्षा योजना आने लगी। तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर थे। साहित्यिक, तकनीकी और वैज्ञानिक वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा मिला, स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा मिला, स्वशासन की मांग हुई, स्वराज के लिए संघर्ष हुआ, भारतीय त्योहारों को मनाना स्टार्ट किया और सामूहिकता की भावना को बढ़ावा मिला। तो ये पॉइंट्स भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद हम देखते हैं ये, बस अब हम देखते हैं उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेसन है वो क्या है। इसमें बताया गया है आपका धर्म और राजनीति के विषय में गांधी के विचार। अब धर्म को लेकर गांधी जी क्या बोलते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी जी जो है, जिन्हें आमतौर पर महात्मा के रूप में जाना जाता है, उनके अनुसार धर्म के बिना मनुष्य का जीवन सिद्धांत है ही नहीं, विहीन है बिल्कुल। और सिद्धांतों के बिना जीवन पतवार के बिना जहाज के समान है, कि भैया आप बिना पतवार के जहाज, है ना। तो गांधी ने इस विचारधारा के लिए अपना सब कुछ दे दिया, और इसलिए उन्होंने कहा, मैं दुनिया के सभी महान धर्मों के लिए अंतर्निहित सत्य में विश्वास रखता हूँ। तो वो कहते हैं कि चाहे धर्म इस्लाम का हो, चाहे धर्म जो है भगवान का हो, चाहे धर्म जो है जीसस का हो, किसी का भी हो, पर वो जो धर्म है वो किस चीज़ को दिखाए? सत्य को दिखाए, ठीक है ना, सत्य में विश्वास रखते हैं। तो ये आपको बहुत नॉर्मली चीज़ें समझ में आ रही होगी यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कि गांधी जी धर्म और नैतिकता की अवधारणा के बारे में क्या बोलते हैं। तो ये देखो, हमारे पास समय बहुत कम है, तो नॉर्मली हम थोड़ा थोड़ा सा रीड आउट करने के बाद हम जो है आगे चलते रहेंगे, जिससे कि आपको बस चीज़ें समझ में आ जाए। अब धर्म, गांधी जी और नैतिकता की अवधारणा में क्या बोला है? अर्थशास्त्र, राजनीति और सामाजिक मुद्दे गांधी के चरित्र की सभी विशेषताएं थी, किंतु उसमें एक पवित्र उत्साह भी था। सच्चाई की उनकी प्यास ने उनका कारण इसका कारण बना दिया कि उनकी आत्मकथा द स्टोरीज ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में, गांधी जी ने जो बुक लिखी थी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसमें गांधी जी की जो सत्य की खोज जो थी ना वो सम्मिलित थी। गांधी जी ने इसमें सत्य की खोज के लिए बात की है। अब उनके लिए सत्य ईश्वर से अधिक कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, और इस प्रकार वह अहिंसा को समझाते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर सिर्फ इसी चीज़ की बात करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई गांधी जी ने धर्म को लेकर क्या बोला है। अब उसके बाद में यहाँ पर पॉइंट्स आपको समझने हैं, पर ये आपका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं वैसे इसका, कि धर्म की सार्वभौमिक धारणा जो है गांधीवाद सनातन धर्म को लेकर। गांधी के अनुसार केवल एक ही ईश्वर है। एक ही ईश्वर में आस्था का होना सभी धर्मों का विषय है। हम ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी पर कब केवल एक ही धर्म है होगा। यदि यह सत्य है तो भी ईश्वर एक ही है। वास्तव में एक धर्म बिना दूसरे धर्म के हो सकता है व्यवहारिक रूप से, हालांकि यहाँ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। अब प्रश्न यह है कैसे है कि इस बिंदु पर हम निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि ईश्वर को विभिन्न धर्मों में विविध प्रकारों से जाना जा सकता है। जैसे एक पेड़ के एक तने और एक अन्य शाखाओं में पत्तियां होती हैं। धर्म देवी देवताओं में विश्वास और उनकी पूजा है। एकमात्र वास्तविक धर्म पारलौकिक है, और मनुष्य अवधारणाओं और आख्यानों को भिन्न प्रकार से लागू करते हैं। तो गांधी जी बताते हैं कि धर्म में एक सामान्य विशेषता की खोज करने का प्रयास करते हैं। तो धर्म के अंदर भी वो किस चीज़ की बात करें? सत्य की बात करते हैं। और यही जो चीज़ें हैं इसके अंदर
अब आपके इसके 2 पॉइंट्स आते हैं, एक तो उदासीन प्रकृति आता है और उसके बाद में दूसरा हमारा पॉइंट है यहाँ पर मानवतावादी प्रकृति। तो दोनों को मैं आपको समझा देता हूँ कि उदारवादी वन में इसमें मानवतावादी में और इसमें क्या-क्या फ़र्क है। देखो, सनातन धर्म हमने पढ़ लिया, थोड़ा आगे चलते हैं अब इधर। हाँ, बस हमें लाइन-लाइन पढ़नी है, समझना है, टॉपिक समझना है कि वो बताने की क्या कोशिश कर रहा है। गांधी के धर्म की उदासीन प्रकृति क्या है? गांधी के पास एक आध्यात्मिक आत्मा थी और उन्हें ऐसे ही याद किया जाता था। उनका दार्शनिक तर्क मुख्य रूप से धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित था। तो जो उनकी प्रकृति थी वो क्या थी? धार्मिक आधार पर थी। इतना याद हो गया आपको? ये समझना है कि वो सिर्फ धार्मिक स्तर की चीज़ों की बात करते थे, ठीक है? और उसके बाद में अगर हम बात करें जो दूसरा वाला हमारा पॉइंट है, वो कौन-सा है? वो है आपका मानवतावादी। गांधी जी 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध मानवतावादी व्यक्ति रहे। धार्मिक दृष्टिकोण से यह निश्चित है कि मनुष्यों की सहायता के बिना ईश्वर को पाना संभव नहीं है। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा भी था कि लोगों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। वो बोलते हैं नर सेवा नारायण सेवा। गांधी ने अपने जीवन काल में मानव जाति की सेवा के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की कामना की। अपने मानवतावादी स्वभाव के कारण ही अपने धार्मिक विचारधारा के लिए बोलने के लिए सक्षम थे। तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि जो मानवतावादी प्रकृति है वो कैसी है कि लोगों के अंदर ही ईश्वर है, लोगों की सेवा करो, ईश्वर की सेवा खुद ब खुद हो जाएगी। तो बस आपको यहाँ पर ये टॉपिक समझ में आ गया। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ जी। तो अब जो हमारा इसमें नेक्स्ट लेसन रहेगा वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा आपका आधुनिक सभ्यता पर गांधी की आलोचना। अब आधुनिक सभ्यता को लेकर गांधी जी की आलोचना जो की गई है, तो इस वाले लेसन में से आपका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले लेसन को हम स्किप कर देते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट लेसन जो है आपका, ठीक है? हाँ जी। तो नेक्स्ट आपका जो लेसन है वो कौन सा है? राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद के बारे में भी देखो ज़्यादा आपको बताने की जरूरत है नहीं। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? देश के प्रति मर मिटने की भावना या देश के प्रति आपकी एक अच्छी भावना राष्ट्रवाद कहलाता है। तो वर्तमान समय में हम लोग अपनी राष्ट्रीय पहचान को सरलता से समझ लेते हैं। हम इन तथ्यों से भली भांति परिचित है कि हमारी एक सरकार है, एक राष्ट्र और एक फौज है जो बाहरी आक्रमण से हमारी रक्षा करती है। भारतीय क्रिकेट के मैदान पर अपनी क्रिकेट टीम और उनके स्टार खिलाड़ियों का बहुत जोर जोर से उत्साह बढ़ाते हैं। तो ये सब राष्ट्रवाद के अंदर आता है। अब इसमें राष्ट्र के चरित्र के लिए कुछ मुख्य पहलू कौन कौन से? देखो, एक ही निश्चित स्थान पर एक देश के लोगों का वास होना, इनकी एकत्रित अर्थव्यवस्था, एक ही आर्थिक अस्तित्व होने की धारणा और एक ही भाषा और स्वाभाविक रूप से एक आम संस्कृति को अपनाना जो समय के विकास के साथ में उत्पन्न हुई है। तो ये हमारे इसमें पॉइंट्स हो गए। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो आपका कुछ ज़्यादा अब इसमें नहीं रहा है कुछ भी, मतलब जो आपको समझना है राष्ट्रवाद के बारे में तो आप वैसे भी लिख सकते हो आप आराम से। 11th-12th में आपने 11th के अंदर आपने अच्छे से राष्ट्रवाद पढ़ा ही होगा और बाकी इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें हमारे जो उसके अंदर जो एक और लेसन है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसमें से टिप्पणी आती है आपको लिखने के लिए। टिप्पणी मतलब इन द सेंस कि सिर्फ आपको एक जो है पॉइंट दे दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको जो है टिप्पणी लिखनी है, ठीक है? तो देख लेते हैं। हाँ जी, सांप्रदायिकता। अब सांप्रदायिकता का मतलब क्या है? देखो मैं आपको बताता हूँ सांप्रदायिकता वर्ड। तो सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है कि जब कभी कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है, अपने धर्म के प्रति जो है निष्ठावान है, तो वो सांप्रदायी है, ठीक है? अब उसी धर्म के बीच में अगर लड़ाइयाँ हो जाए तो हम क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक दंगे हो गए। तो सांप्रदायिकता का मतलब क्या है कि कोई भी एक संप्रदाय जो अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता हो, ठीक है? उसे संप्रदाय बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या समझना है कि सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है ना? उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा लास्ट लेसन। अभी एक और है, अब स्त्री विचार की बात करें तो गांधी जी ने यहाँ पर स्त्री विचार की बात करें तो इसमें भी बहुत सारी चीजें बोली गई जो आपको समझनी है कि गांधी जी के अनुसार 18 ऐसे क्षेत्र थे जिन पर भारतीयों को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और राष्ट्रीय चरित्र को बनाने हेतु विशेष प्रयास करने की आवश्यकता थी। 3 विषय कौन कौन से थे? अस्पृश्यता का निवारण करना है उनको, ये छुआछूत जो होता है, अनटचेबिलिटी, खादी का प्रचार करना है और महिलाओं की समानता की बात करनी है। तो गांधी जी ने इसके ऊपर बात की है कि वो महिलाओं के लिए समानता की बात करते हैं। आधुनिक युग के नारीवादी गांधी जी पर भी आरोप लगाते हैं। जो आधुनिक युग के लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि वे पारंपरिक हिंदू सोच को मान्यता देते थे, महिलाओं की निर्भरता पर आधारित परिस्थिति का विरोध नहीं करते थे। वो कहते थे कि भाई वो पारंपरिक हिंदू सोच जो है ना उसको मान्यता देते हैं खाली। अब साइमन डी वूवियर जो है नारीवादी थे, उन्होंने एक चीज बोली है। नारीवादी थे, उन्होंने क्या बोला है कि स्त्री जन्म से स्त्री नहीं होती बल्कि उसे समाज स्त्री बना देता है। एक स्त्री का जब जन्म होता है तो उसका शारीरिक जो संरचना है और जो उसका
पूरा प्राकृतिक रूप है वो सब कैसा है, वो बिल्कुल एक लड़की की तरह ही तो होता है। पर जैसे ही वो धीरे-धीरे बड़ी होती है, उसके बाद में उसको पहनावा, उसका कलर, उसका बोलना, चालना, बैठना सब कुछ चेंज करता है कौन? समाज। और इसी से क्या होता है कि वो पता चलता है कि जो स्त्री जो है वो जन्म से स्त्री नहीं होती बल्कि समाज स्त्री बना देता है, ठीक है? तो ये उसके बाद में हमारा लास्ट आता है आपका अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी। तो भारत में जितनी भी सामाजिक समस्याएँ हैं, वो किस वजह से है? वो बताते हैं कि कोई भी समस्या जो है गांधी जी को इतना पीड़ित नहीं करती जितनी कि उनको अनटचेबिलिटी करती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है। मीन्स देयर आर मैनी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड सच एज़ क्राइम, टेररिज्म बट अनटचेबिलिटी इज़ द मोस्ट वन। तो अनटचेबिलिटी जो है, अस्पृश्यता जो है वो बहुत सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो बस आपको यही समझना है अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है। जब किसी से किसी प्रकार की घृणा की जाती है, किसी प्रकार का जो है उससे संबंध नहीं रखा जाता, उससे दूर भागते हैं लोग, तो उसे अस्पृश्यता बोलते हैं। जैसे कि जातियों को लेकर बोला गया था, वर्ण व्यवस्था को लेकर बोला गया था, है ना? तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। जैसे परंतु गांधी जी का जो वर्ण व्यवस्था पर कहना था, देखो, वर्ण व्यवस्था की सुंदरता यह है कि किसी धन संपत्ति में व्याप्त भेदभाव पर आधारित नहीं है। वर्ण परिवार के सिद्धांत का ही बहुत अंश मात्र है और परिवार वर्ण व्यवस्था दोनों ही खून में वंश परंपरा पर आधारित है। अब उनका कहना था कि वर्ण व्यवस्था के पीछे उनका भाव एक अहंकार से पूर्ण अपने आप को ऊंचा समझने पर आधारित नहीं है। वह व्यवस्था मात्र विभिन्न संस्कृतियों का ही एक वर्गीकरण है। सिर्फ संस्कृति को बांटा गया है कि भाई आप ये कार्य करेंगे, आप ये काम करेंगे, पर उसमें क्या हुआ कि व्यक्तियों ने क्या करा, अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश की और इस वजह से ये वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा बुरी हो गई, है ना? तो आपको कुछ नहीं से तो पर कुछ तो समझ में आया ही होगा और आई होप आपको वीडियो सही लगी होगी और आगे की जानकारी के लिए बनिए हमारे साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।